तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 सेकंड। हुँ। तो पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स से अगर मैं बात शुरू करूँ तो एक अम, सबसे पहला जो नाम याद आता है वो है लियोटार्ड का, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोस्ट पोस्ट मॉडर्निज़्म के जो क्वेश्चन्स हैं, इनका सेंट्रल क्लेम क्या था? इनका सेंट्रल क्लेम बसता है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो इनकी बुक थी, 1979 की बुक है, ठीक है? उसमें क्या है? इन्होंने कहा इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। टू मतलब अ कोलैप्स ऑफ ग्रैंड टोटलाइजिंग एक्सप्लेनेटरी सिस्टम्स। कुछ भी हो, चाहे मार्क्सिज्म हो, प्रोग्रेस हो, हेगेलियन हिस्ट्री हो, कि कोई भी चीज़ टोटलाइजिंग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मार्क्सिज्म है, ये फिक्स्ड है ऐसा। कोलैप्स इनटू स्मॉलर लोकल लिटिल नैरेटिव्स, जिसको इन्होंने एक, चलो मैं लिखती हूँ साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है लियोटार्ड की। इट्स नॉट कंफर्टेबल। लियोटार्ड में, अच्छा, लियोटार्ड का डेट ऑफ बर्थ अगर हम बात करें तो 1924 से 1998, ठीक है? पोस्ट मॉडर्निज्म को ये लेके आए। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, मैं पीएम लिख रही हूँ, ठीक है? पोस्ट मॉडर्न को समझ जाओगे आप। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, इसका डेट क्या है? 1979। इसका सब टाइटल भी है, वो है अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज। रिपोर्ट ऑन नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनका इसमें है क्या? इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। तो ये डिफाइन करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को एज एन एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म, मतलब हर चीज को शक की निगाह से हमने देखना है, स्पेशली ग्रैंड नैरेटिव्स को, या मास्टर नैरेटिव्स भी कहते हैं इनको, जो टोटलाइजिंग सिस्टम्स हैं थॉट के, जैसे मार्क्सिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, ये सब टोटलाइजिंग नैरेटिव्स हैं। प्रोग्रेस नहीं होगा ऐसे, तो इसको हमने कोलैप्स करना है, मिनी नैरेटिव्स में देखना है। मिनी नैरेटिव्स को इन्होंने टर्म दिया था पेटिट रेसिट्स, ठीक है? मिनी नैरेटिव्स कि पोस्ट मॉडर्निटी रिप्लेसेस द ग्रैंड नैरेटिव्स विद लोकलाइज्ड, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, टेम्पररी ट्रूथ्स। लैंग्वेज गेम्स की बात इन्होंने की थी, ड्रॉइंग फ्रॉम, ही ड्रू फ्रॉम Wittgenstein, please remember, and he views knowledge as fragmented into diverse fields, each playing by its own distinct rules. लैंग्वेज गेम्स की उन्होंने बात की। ओके, ये पहला नाम है लियोटार्ड। दूसरा नाम जिनको हम रिवाइज करेंगे, सॉरी, वो है बॉड्रिलार्ड। इनसे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1929 से 2007, ठीक है? बॉड्रिलार्ड ने एनालाइज किया हाउ द कंटेम्पररी वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय कुछ की टर्म्स हैं, मीडिया, साइंस, या फिर कंज्यूमर सिंबल्स, कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो इन सब चीजों से घिर चुका है। इनका मेन टेक्स्ट है सिम्युलैक्रा एंड सिम्युलेशन, ठीक? 1981 का। यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो 4 स्टेजेस ऑफ साइन इन्होंने बात की है, 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी 1, 2, 3, 4 स्टेज। 0 क्या है? 0 है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्रोफाउंड रियलिटी।
एकदम जो रियलिटी है उसका रिफ्लेक्शन. वन है इट मास्क्स एंड denatures a profound reality, कि कोई profound reality है उसके सामने एक आपने से मास्क सा लगा दिया. सेकेंड इज इट मास्क्स द एब्सेंस ऑफ अ profound reality, एंड मतलब एब्सेंट है profound reality उसको भी मास्क कर दिया. और थर्ड है इट bears no relation to any reality whatsoever, and this is third stage is its own pure simulacrum. ठीक है. Another term is hyper reality. Hyper reality, it's a condition where what is real and what is fiction it blends together. इतना सीमलेसली दोनों आपस में ब्लेंड हो जाएंगे कि आपको कभी कोई डिस्टिंक्शन नजर ही नहीं आएगा. जैसे कि डिज्नीलैंड या मीडिया किस तरह से वॉर को कवर करती है. आजकल आप रील्स देखते हो, है ना, एआई जनरेटेड रील्स हैं, पता ही नहीं लगता कि क्या रियल है और क्या एआई जनरेटेड है. तो इट इज द पीक ऑफ हाइपर रियलिटी दीज डेज. ओके. क्वेश्चन 4 स्टेजेस ऑफ साइंस पे आ सकता है. दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ साइंस, 0 1 2 3, जो मैंने आपको बताया. नेक्स्ट नेम इज, थर्ड नेम, फ्रेडरिक जेमसन. Okay, born in 1934. Jameson offers a Marxist critique of postmodernity. Famously, ये देखते हैं it is Marxism को not just as a style but as a historical period. Postmodernism को, sorry. तो जेमसन एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक देते हैं हमें पोस्टमॉडर्निज्म का. एक टेक्स्ट इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म, या द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, 1991. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जेमसन के? लेट कैपिटलिज्म की इन्होंने बात की है. क्या है लेट कैपिटलिज्म? कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज द एस्थेटिक रैपर ऑफ मल्टीनेशनल ग्लोबलाइज्ड कैपिटलिज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म एक रैपर, जैसे टॉफी का रैपर होता है वैसे एक सुंदर सा एक रैपर है मल्टीनेशनल ग्लोबलाइज्ड कैपिटलिज्म का. एक और इन्होंने टर्म या कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है पैस्टिश. पैस्टिश वर्सेस पैरोडी. ठीक है. तो कहते हैं पैरोडी क्या करती है? एक ओरिजिनल वर्क को मॉक करती है. क्यों? बिकॉज a shared linguistic norm still exists. Pastiche क्या है? Blank parody. This is blank parody. Imitating dead styles without any underlying satiric, मतलब उसमें आप पढ़ोगे तो आपको कोई सटायर नहीं मिलेगा, कोई पॉलिटिकल इम्पल्स नहीं मिलेगा, कोई डेड सा स्टाइल होगा उसको इमिटेट करेगा. So it's called blank parody. Another term is schizophrenia. As a linguistic concept, not the psychological one. ये क्या है? The breakdown of the relationship between signifiers leading to a perpetual present where the subject cannot connect past, present and future. सारा जितना भी रिलेशन है सिग्निफायर्स के बीच में वो उसको ब्रेक डाउन कर देना, और आप फिर कहाँ पहुंच रहे हो? एक ऐसी जगह लीडिंग टू अ परपेचुअल प्रेजेंट जहां पे जो सब्जेक्ट है वो कनेक्ट ही नहीं कर सकता पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को. एंड देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट waning of affect.
ठीक है, द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन फाउंड इन मॉडर्निस्ट आर्ट, जैसे कि वैन गो, अगर आपने उनकी पेंटिंग्स देखी होंगी, इट इज दैट इज रिप्लेस्ड बाय फ्लैट सुपरफिशियल सर्फेसेस इन पोस्ट मॉडर्न आर्ट, जैसे कि एंडी एंडी वॉरहोल एक और आर्टिस्ट है, पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट है, वेनिंग ऑफ अफेक्ट। ठीक है, ये तीनों क्लियर हैं? आई होप किए हुए हैं अच्छे से, और नहीं किया है तो उसको, जो भी चीज नहीं की है एक बार पढ़ लेना। विल गो टू द फोर्थ नेम नाउ। लिंडा हचियन, born in 1947। तो हचियन क्या करती हैं, ये हमें देती हैं लिटरेरी टूल्स कि ये टूल्स हैं, ये अलग अलग टूल्स हैं, इनके थ्रू आप एक्चुअल पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स को एनालाइज करो। इनका मेजर टेक्स्ट है अ पोएटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। नाइनटीन 88, ठीक है। और इनके कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका है हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन। प्लीज रिमेंबर, हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन। ये क्या है? फिक्शन दैट इज इंटेंसली सेल्फ रिफ्लेक्सिव। मेटाफिक्शन, फिक्शन की ही बात कर रहा है अगर, तो ऐसा फिक्शन जो इंटेंसली सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो, फिर भी एक yet layout claims to historical events। जो उसका लेआउट है वो फिर भी किसी ना किसी तरह से किसी हिस्टोरिकल इवेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा, या किसी हिस्टोरिकल पर्सन को पॉइंट आउट कर रहा होगा, जैसे कि सलमान रश्दी का मिडनाइट्स चिल्ड्रन, या फिर जॉन फाउल्स का द फ्रेंच लिeutenant's वुमन। तो इट सबवर्ट्स द आइडिया दैट हिस्ट्री कैन एवर बी रिकॉर्डेड ऑब्जेक्टिवली। हिस्ट्री कैन नेवर बी रिकॉर्डेड ऑब्जेक्टिवली। तो हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन। ठीक है, इतने क्लियर है सबको? फूको को मैं नहीं लिख रही हूँ, मिशेल फूको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बता देते हैं। ऑफन क्लास्ड अंडर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, बट ही नेवर क्लेम्ड दैट। तो इनका की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? पावर, नॉलेज, डिस्कोर्स एंड डिस्कर्सिव फॉर्मुलेशंस, पनोप्टिकॉन एंड डिसिप्लिनरी सोसाइटी, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट इन्होंने दिया है, बायो पावर, बायो पॉलिटिक्स, है ना, व्हाट इज एन ऑथर, ये द डेथ ऑफ द ऑथर, पैरेलल, मतलब इनका अपना व्हाट इज एन ऑथर ऐसे, ऑथर का फंक्शन क्या है, जीनियोलॉजी पे बात की है वर्सेस द ट्रेडिशनल हिस्ट्री, एंड द रिप्रेसिव हाइपोथेसिस, जो कि इन्होंने क्रिटिक किया है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 में। ठीक है, सेम गोज फॉर डेरिडा। अच्छा, जेमसन हमने कर लिया, उसमें डेप्थलेसनेस की भी एक बात है। पैस्टिश की बात की कि पैस्टिश क्या है? ब्लैंक पैरोडी है, जिसमें है ही नहीं, कोई सटायर नहीं है, बिकॉज देयर इज नो लॉन्गर अ स्टेबल स्टाइल टू मॉक। वहीं पे डेप्थलेसनेस की बात उन्होंने की है, लॉस ऑफ हिस्टोरिकल डेप्थ, द वेनिंग ऑफ द अफेक्ट, जिसकी हमने बात की। ठीक है, डेरिडा, उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ऑफ ग्रामेटोलॉजी इन्होंने लिखा था, deconstruction, difference, logocentrism, metaphysics of presence, there's nothing outside text, right? तो ये सारी चीजें उनकी हैं। उसके बाद हचियन हमने कर लिया, तो हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन आ गया। अच्छा, एक और नाम है, एक्चुअली बहुत सारे हैं बट फिर भी मैं ले लेती हूँ नाम, इहाब हसन, आप लिख सकते हो, इहाब हसन। IHABHASSAN, one of the earliest namers of postmodernism as a literary critical category, known for his binary table contrasting modernism and postmodernism. For example, modernism's form versus postmodernism anti-form, hierarchy versus anarchy,
पर्पस वर्सेस प्ले। तो इन्होंने कॉइन किया था एक टर्म, इन डिटर्मिनेंस। इन डिटर्मिनेंस, ये टर्म जो है वो दो वर्ड से आया, इनडिटर्मिनेसी प्लस इमनेंस। इट्स अ पोर्टमैंटू वर्ड फॉर पोस्ट मॉडर्न टेक्सचुअलिटी। ठीक है, चलो आगे आते हैं अब। अब हम कल्चरल थ्योरिस्ट्स की बात करें, बियॉन्ड द बर्मिंगम स्कूल, खैर वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। तो कल्चरल स्टडीज एक्सप्लिसिटली ब्रेक्स डाउन द बाइनरी बिटवीन हाई कल्चर एंड लो या पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर में क्या आता है? कॉमिक्स, टीवी शोज, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब। तो स्टुअर्ट हॉल का नाम मैं मिस नहीं कर सकती, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है स्टुअर्ट हॉल। फिफ्थ नेम, स्टुअर्ट हॉल। ठीक है, अब ही वाज द लॉन्ग टाइम डायरेक्टर ऑफ द ट्रिपल सी एस एट बर्मिंगम। इनका एक जो मेजर टेक्स्ट है वो है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना। और इन्होंने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। इन इसका पूरा नाम है इन द टेलीविजन डिस्कोर्स। ये आया था 1973 में। एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल दिया इन्होंने पूरा। इन्होंने कहा कि जो लोग कोई चीज़ है जो बेचना चाहते हैं वो लोग उनको एनकोड करेंगे, वो लोग, है ना, किसी एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स के अंदर एनकोड करेंगे। जैसे कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो पूरा एनकोड करेंगे कि हमने अर्थ से मिनरल्स, जो भी, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, आई डोंट नो व्हाट दे से, अपने अर्थ से हम अपना मिनरल्स लिए हैं या जड़ी बूटियां ली हैं, उसको मिला के हमने किया है। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, हम एक पेड़ उगाते हैं, ये पूरा उनका डिस्कोर्स है, उन्होंने एनकोड कर दिया, आप तक पहुंचा। अब आपने क्या करना है? आपने डी कोड करना है। अब आप एज अ डी कोडर बहुत सारी पोजिशन ले सकते हो। या तो आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो सकते हो, जिसको हम हेजेमोनिक रीडिंग भी कहते हैं, जिसमें जो व्यूअर है वो पूरा एक्सेप्ट कर लेगा जो भी वो बोल रहे हैं, और आप बहुत प्रभावित हो गए उससे और आपने ले लिया सामान, आप अग्री करते हो। या फिर आप नेगोशिएटेड पोजीशन पे हो सकते हो, आप नेगोशिएट कर रहे हो कि यार ये क्या मतलब है, अगर स्किन को कुछ चीज़ चेंज करनी है तो केमिकल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सिंपल नेचुरल प्रोडक्ट से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको लगता है कि फिर भी इनका प्रोडक्ट अच्छा है, तो मैं ले रही हूँ। आपने नेगोशिएट कर दिया, आप एक्नॉलेज कर रहे हो डोमिनेंट आइडियोलॉजी को, लेकिन आप थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हो टू फिट इन देयर लोकल कॉन्टेक्स्ट। और तीसरा है ऑपोजिशनल रीडिंग, जिसमें आप कंप्लीटली इग्नोर कंप्लीटली डिनाई कर रहे हो कि ये सब बकवास है, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपका जो आप आइडियोलॉजी दे रहे हो मुझे वो भी पसंद नहीं है। यू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग बट कंप्लीटली डिकंस्ट्रक्ट एंड रिजेक्ट इट, दैट इज अपोजिशनल रीडिंग। ठीक है, तो ये स्टुअर्ट हॉल हो गए। नेक्स्ट नेम इज वॉल्टर बेंजामिन। ये थोड़े पुराने हैं, 1892 से 1940। प्लीज रिमेंबर फ्रैंकफर्ट स्कूल कौन से थे, उसमें कौन कौन से लोग थे, तो ये भी उसमें थे। अर्ली फ्रैंकफर्ट स्कूल एसोसिएट, जिनके वर्क ने पूरा स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ले किया फॉर एनालाइजिंग पॉपुलर कल्चर। ओके, इनका मेजर डेफिनेटिव ऐसे है द वर्क ऑफ आर्ट in the age of mechanical reproduction.
1935 का ये वर्क है, ठीक है? और इनके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, द ऑरा। क्या है इसका मतलब? यूनिक सिंगुलर प्रेजेंस ऑफ एन आर्ट वर्क टाइड टू इट्स टाइम, प्लेस एंड ट्रेडिशनल रिचुअल। उस पूरे वर्क का ऑरा क्या है, उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, उसका रिचुअल, उसका ट्रेडिशनल रिचुअल्स क्या थे। तो एक यूनिक सिंगुलर प्रेजेंस ऑफ एन आर्ट वर्क जिसको हम टाई कर देते हैं उसके टाइम, उसके प्लेस से। और दूसरा है डीके ऑफ द ऑरा। ये क्या है? मास रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि फोटोग्राफी आ गई है, फिल्म्स आ गई हैं। तो उससे क्या होता है, इट स्ट्रिप्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स यूनिक ऑरा, वो चला जाता है। डेमोक्रेटाइजिंग आर्ट बट ऑल्सो ओपनिंग इट अप टू political mobilization and fascist manipulation. That's the decay of the aura. ठीक है, वॉल्टर बेंजामिन। नेक्स्ट इज रेमंड विलियम्स। 88 तक। और ऑफन इन्होंने, ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज, जिसको हम कल्चरल मटीरियलिज्म भी कहते हैं। राइट, इनका मेजर टेक्स्ट कल्चर एंड सोसाइटी, बहुत सारे हैं एक्चुअली। और इनके जो टेक्स्ट हैं ये बहुत बार क्रोनोलॉजी में पूछे गए हैं, तो देख लेने हैं। कल्चर एंड सोसाइटी है एक 1958 का, और द लॉन्ग रेवोल्यूशन है। इसके अलावा कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या है? कल्चर इज ऑर्डिनरी। ही अग्रीड अगेंस्ट एलीट डेफिनेशंस ऑफ कल्चर। और इन्होंने कहा कि हर चीज, हर एक एवरीडे लैंग्वेज, एवरीडे बिहेवियर, लर्निंग, कॉमन मीनिंग्स, ये सब हमारा कल्चर है। और एक और चीज इन्होंने जो कही थी वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग। राइट, तो द लिव्ड क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग, जो हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस है ना रोज के, जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं, वैल्यूज एक पर्टिकुलर जनरेशन में या एक हिस्टोरिकल मोमेंट में, existing just before they crystallize into rigid formal institutions or ideologies. The lived experiences and the shared values of a particular generation or a historical moment existing just before वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाती है, रिजिड फॉर्म बन जाए। ओके, तो एक जितने 7 किए अभी उसका क्विक रिवीजन। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन किसका था? ल्योटार्ड का। सिम्युलैक्रा एंड, हाँ, सिम्युलैक्रा एंड सिमुलेशन किसका था? बॉड्रिलार्ड का। पोस्ट मॉडर्निज्म और द, क्या है वो, पोइटिक्स और द, व्हाट वाज दैट नेम, कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, फ्रेडरिक जेमसन का। उसके बाद पोइटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म किसका था? लिंडा हचियन का। एनकोडिंग डिकोडिंग स्टुअर्ट हॉल का। वर्क ऑफ एन आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन वॉल्टर बेंजामिन का। कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम्स का। ठीक है, इसके अलावा एडवर्ड साइद का आपको पता है, स्टुअर्ट हॉल हो गया, विलियम्स का मैंने बता दिया, होमी भाभा, उनका वर्क द लोकेशन ऑफ कल्चर है ना। गायत्री स्पिवैक, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। उनके टर्म्स हैं कुछ जैसे कि एपिस्टेमिक वायलेंस,
नॉलेज सिस्टम्स जो हैं वो साइलेंस कर देती हैं ऑप्रेस्ड वॉइसेस को, उसको उन्होंने कहा है एपिस्टेमिक वायलेंस। इनका एक और टर्म है स्ट्रैटेजिक इसेंशियलिज्म, मतलब टेम्पररी कलेक्टिव आइडेंटिटी आप बना लेते हो किसी पॉलिटिकल एक्शन के लिए। जैसे अलग अलग आप ग्रुप से बिलोंग करते हो, अलग अलग लेट्स से कैटेगरी से बिलोंग करते हो या किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट को शुरू करने के लिए, कोई रेवोल्यूशन करने के लिए, कोई रिवोल्ट करने के लिए आप सब इकट्ठे आ जाओगे और कलेक्टिव आइडेंटिटी अपना लोगे। स्ट्रैटेजिक इसेंशियलिज्म, ठीक है। जेंडर परफॉर्मेटिविटी किसका है? जूडिथ बटलर का है, उनका मेजर वर्क है जेंडर ट्रबल। तो ये भी कुछ और नाम हैं। और इनके अलावा जो एक और नाम जो आपको नहीं शायद पता होगा वो है ब्रायन मैकहेल। ब्रायन मैकहेल, इनका वर्क था पोस्ट मॉडर्निस्ट फिक्शन। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मॉडर्निस्ट फिक्शन है ना, वो डोमिनेटेड था बाय एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस, जैसे हाउ डू वी नो दिस, ऐसे। और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट फिक्शन है, इट इज डोमिनेटेड बाय ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस, जैसे कि व्हिच वर्ल्ड इज दिस, व्हाट हैपेंस व्हेन बाउंड्रीज बिटवीन वर्ल्ड्स आर वायलेटेड। तो ये एक और नाम है ब्रायन मैकहेल। और मैंने आपको एक और नाम जो बताया था वो कौन सा था? इहाब हसन। इहाब हसन, राइट। फिर आते हैं डेल्यूज और ग्युटारी, जिनका एंटी इडिपस वर्क है, अ थाउजेंड प्लेट्यूज वर्क है, कलेक्टिवली नोन एज कैपिटलिज्म एंड स्किज़ोफ्रेनिया। इनके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है? राइजोम, द राइजोम वो क्या है? मेटाफर फॉर नॉलेज दैट इज नॉन हायरार्किकल, जिसका कोई सेंट्रल रूट ना हो एंड कैन कनेक्ट एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। और दूसरा कॉन्सेप्ट उनका है डीटेरिटोरियलाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच जो इस्टेब्लिश्ड सोशल, कल्चरल या लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं और फ्री कर देते हैं अपने ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से। और इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया था हमें गाड़ी का, कि जैसे कि गाड़ी का हर पार्ट अलग अलग जगह पे बन के फिर एक जगह जाके असेंबल होता है, ठीक है। आई गिव यू वन मोर नेम जो शायद आपको नहीं सुना होगा, जीन लुक नैन्सी। जीन लुक नैन्सी, लेट मी राइट इट डाउन, like cockroaches. Yeah, sure. um, इहाब हसन लिख दूं अगर आपने नहीं लिखा है तो? इहाब हसन, ठीक है। इनका टेक्स्ट क्या था? टुवर्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, ये इनका था। और डेल्यूज गुटारी आप लिख लेना, अब मैं लिख रही हूं नैन्सी। इन्होंने वर्क लिखा द इनऑपरेटिव कम्युनिटी। 1986 का ये वर्क है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी विदाउट मिथ, मतलब ही आर्ग्यूज अगेंस्ट ट्रेडिशनल टोटलिटेरियन नोशंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑन शेयर्ड आइडेंटिटी और ग्रैंड मिथ। इंस्टेड जो पोस्ट मॉडर्न कम्युनिटी है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रीम और by shared experience of finite existence and exposure to others। तो ये उन्होंने पिछले वाला कम्युनिटी ट्रेडिशनल वर्सेस पोस्ट मॉडर्न कम्युनिटी की बात की है, ठीक है। रिचर्ड होगार्ट हैं फिर, को फाउंडर ऑफ ट्रिपल सी एस, जिनका वर्क था द यूजेस ऑफ लिटरेसी। इनका कॉन्सेप्ट था द ड्रिफ्ट ऑफ वर्किंग क्लास कल्चर। इन्होंने कहा कि किस तरह से टाइटली निट वर्किंग क्लास का जो कल्चर था ब्रिटेन का, वो खत्म हो रहा है बाय मास प्रोड्यूस्ड कमर्शियल सिंथेटिक कल्चर, जिसको इन्होंने कैंडी फ्लॉस वर्ल्ड भी कहा था। एक और नाम लिखो,
पता नहीं कैसे प्रोनाउंस होता है इसका नाम, हेब्डिज, बॉर्न इन 1951। तो ये जो थे ना, ये स्टुअर्ट हॉल के स्टूडेंट थे, जिन्होंने सब कल्चर एनालिसिस को लेके आए मेन स्ट्रीम थ्योरी में। इन्होंने वर्क लिखा था सब कल्चर, द मीनिंग ऑफ स्टाइल, ठीक, 1979 में। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो ब्राइकोलाज का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी था, उसको इन्होंने एग्जामिन किया कि किस तरह से जो यूथ सब कल्चर्स है ना, जैसे कि पंक, मॉड्स, नए नए कल्चर्स जो सब कल्चर्स आ रहे हैं, वो कैसे ब्राइकोलाज यूज करते हैं। ब्राइकोलाज क्या होता है? टेकिंग एवरीडे कमर्शियल, आपके आसपास कोई भी चीज उठा के आपने एक डीआईवाई बनाया, वो भी ब्राइकोलाज है। तो वो कैसे ब्राइकोलाज यूज करते हैं? टेकिंग एवरीडे कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स लाइक सेफ्टी पिन्स और bin liners and assigning them completely new meanings to resist the dominant culture। तो ये इन्होंने कहा था। और एक और इनका कॉन्सेप्ट था which was recuperation या incorporate। The process by which dominant culture eventually tames a radical subculture by turning its style into a mass market commodity। Recuperation, ठीक है। फिर ये नाम आपने सुने हुए हैं, थियोडोर अडोर्नो एंड और काइमर। इनसे भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं ये भी, फ्रैंकफर्ट स्कूल के, जिन्होंने एक पेसिमिस्टिक बेसलाइन प्रोवाइड किया फॉर कल्चरल क्रिटिक। इनका वर्क आपको पता है, मत करो, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, 1944 का। इसमें इनका मेजर कॉन्सेप्ट क्या था? कल्चरल इंडस्ट्री, कल्चर इंडस्ट्री। What was that? They argued that जो पॉपुलर कल्चर है ना, वो एक फैक्ट्री की तरह है, जो चर्न आउट कर देता है स्टैंडर्डाइज्ड प्रिडिक्टेबल कल्चरल गुड्स को। जैसे हम फिल्म्स में बहुत सारी चीजें देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, मैगजीन में देख रहे हैं, और वो खरीद लेते हैं चीजें हम, टू मैनिपुलेट मास सोसाइटी इनटू पैसिविटी। कल्चर इंडस्ट्री। बोर्ड्यू, 1930 से 2002। सो एक मैसिव फिगर है ये सोशियोलॉजिकल कल्चरल थ्योरी में। और इनका टेक्स्ट था डिस्टिंक्शन a social critique of judgment of taste। ठीक है, ये आया था आपका 1979 में। इन्होंने जो हमें कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो है हैबिटस किया था, अगर आपको याद होगा, फील्ड, जिस जगह पे आप, जिस आसपास जो माहौल में रहते हो उससे आपकी हैबिट्स फॉर्म होती हैं। तो डीपली इनग्रेन्ड हैबिट्स जो हैं, आपकी स्किल्स जो हैं वो सारी। और फील्ड क्या है? आपका एकेडेमिया, आर्ट, या आपकी पॉलिटिकल एफ्लिक्शंस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। और इन्होंने कल्चरल कैपिटल, अलग अलग तरह की कैपिटल्स होती हैं। कल्चरल कैपिटल क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल कैपिटल, आपका एजुकेशन, आपका इंटेलेक्ट, आपका स्टाइल ऑफ स्पीच, ये सब जो आपका सोसाइटी में आपको ऊपर उठाता है, आपको रिस्पेक्ट दिलवाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म, ये कहां से आया अभी?
चलो थोड़े से और नाम देखेंगे. 14th name will be डोना हैरवे. बताओ कौन सी थ्योरी में इनका नाम देखा है आपने? डब्ल्यू है बीच में, ठीक है. Born in 1944. Haraway. Central to cyber feminism. पोस्ट मॉडर्न साइंस स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, उन सब में इसका नाम आता है. तो शी चैलेंजेस जो ट्रेडिशनल बाइनरीज थी, ह्यूमन मशीन, नेचर कल्चर, मेल फीमेल. इनका टेक्स्ट क्या है? अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो. का सब टाइटल है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड socialist feminism, in the late 20th century. 1985 का ये वर्क है. तो इनका कॉन्सेप्ट साइबॉर्ग है. व्हाट इज दैट? साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, एक हाइब्रिड ऑफ मशीन एंड ऑर्गेनिज्म. तो हैरवे यूज करती हैं साइबॉर्ग को एज अ मेटाफर टू आर्ग्यू दैट हमारी आइडेंटिटी बहुत फ्रैगमेंटेड है और इट इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन नेचुरल. कोई नेचुरल आइडेंटिटी नहीं हम लेके आते हैं, क्रिएट होती है. साइबोर्ग जो है डज नॉट लुक बैक टू एन ओरिजिनल ईडन और स्टैंडर्ड जेंडर बाइनरीज. और दूसरा कॉन्सेप्ट इनका था सिचुएटेड नॉलेज का. तो इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो हम ये बात करते हैं ना, आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव, गॉड आई व्यू, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया. सो शी आर्ग्यूज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव, गॉड आई व्यू, साइंटिफिक न्यूट्रलिटी. All knowledge is embedded in a specific context, body and historical position. ये इन्होंने बात की थी. Next name is Edward Soya, 1940 से 2015. सोया shifted postmodern critique towards spatiality. स्पेस की इन्होंने बात की, arguing that जैसे थर्ड स्पेस की हम बात करते हैं, इन्होंने भी बात की है थर्ड स्पेस की. प्लीज रिमेंबर, इनका टेक्स्ट है, इनका टेक्स्ट का नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाभा के साथ. भाभा ने भी बात की है थर्ड स्पेस की, इन्होंने भी की है. इन्होंने टेक्स्ट लिखा है इनफैक्ट. थर्ड स्पेस, इन्होंने लिटरली ज्योग्राफिकल एरियाज की बात की है, उन्होंने नहीं की थी. उनका ज्योग्राफिक नहीं है. जर्नीज टू लॉस एंजलिस एंड अदर रियलिटीज एंड प्लेसेस, 1996 का वर्क है. थर्ड स्पेस क्या है? एक trialectical approach है to space that breaks down the traditional binary of real versus imagined spaces. इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्पेस क्या है? एक परसीव्ड स्पेस, फिजिकल. ठीक है, जैसे मैं इस स्पेस में बैठी हुई हूं अभी, वैसे मटीरियल, कॉन्क्रीट स्पेस, जिसको आप मैप आउट कर सकते हो. सेकेंड स्पेस एक कंसीव्ड स्पेस है, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, इमेजिन्ड, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस. जैसे कि मान लो कोई आप प्लानिंग कर रहे हो, आप अर्बन प्लानिंग कर रहे हो डिजाइन्स की, या कॉग्निटिव मैप्स भी कह सकते हो. एंड फाइनली थर्ड स्पेस क्या है? लिव्ड स्पेस. मतलब रैडिकल कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ दीज, बोथ रियल
and imagined, जहाँ पे social identities, resistance and everyday life can actually happen. वो है हमारा थर्ड स्पेस, जहाँ आप लिटरली एक रियल भी है और इमेजिन्ड भी है, आपकी आइडेंटिटी भी है यहाँ पे, आपका सब कुछ। ठीक है, तो ये है एडवर्ड सोया। नेक्स्ट नेम इज मार्क ऑगी। 1935 से 2023। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे हु ब्रॉट अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू पोस्ट मॉडर्न स्पेशियल रिलेशंस। इन्होंने वर्क लिखा नॉन प्लेसेस, इंट्रोडक्शन टू एन एंथ्रोपोलॉजी of supermodernity. नॉन प्लेसेस इनका कॉन्सेप्ट। स्पेसेस ऑफ ट्रांजियंस, जहां पे ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीटली अनोनिमस रहते हैं एंड डू नॉट होल्ड इनफ हिस्ट्री और आइडेंटिटी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ट्रू प्लेस, जैसे कि एयरपोर्ट्स या होटल रूम्स। आप कंप्लीटली अनोनिमस हो, आपके पास इनफ हिस्ट्री नहीं है, वहां पे आइडेंटिटी नहीं है टू क्रिएट। सुपरमार्केट्स ऐसी जगह है। ओके, नेक्स्ट हम ग्लोबल और पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल थ्योरिस्ट्स की बात करें तो ये हमने बात भी की थी, अर्जुन अपदुराई। ग्लोबल कल्चरल स्टडीज में एक मेजर फिगर है ये, ट्रैकिंग हाउ मीडिया एंड माइग्रेशन डिसरप्ट ट्रेडिशनल नेशन स्टेट्स। इनका टेक्स्ट था मॉडर्निटी एट लार्ज, कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाइनटीन 1996 का कॉन्सेप्ट। 5 ग्लोबल कल्चरल फ्लोज की इन्होंने बात की थी, अगर आपको याद हो। 5 ग्लोबल कल्चरल फ्लोज, द स्केप्स जिसको कहा गया है, स्केप्स। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज होता है अक्रॉस 5 डिस्टिंक्ट फ्लूइड डायमेंशंस। एथनोस्केप, एथनो क्या है, मूविंग ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ, जैसे टूरिस्ट आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, रेफ्यूजीज आते हैं, तो कल्चर लेके आते हैं ना अपने साथ। एथनोस्केप। टेक्नोस्केप वो क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। यू नो इंटरनेट से सब कुछ ग्लोबल है, इट इज नॉट नेशनल नाउ। फाइनेंस स्केप, रैपिड जो मूवमेंट हो रही है ग्लोबल कैपिटल की और करेंसी की, इधर से उधर, उधर से इधर। मीडिया स्केप, distribution of electronic capabilities to produce and spread information and images। अगेन इंटरनेट पे अलग अलग जगह का आपको मिलेगा। 4th इज आइडियोस्केप, मतलब या 5th सॉरी इज आइडियोस्केप, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का, काउंटर आइडियोलॉजीज का, जैसे फ्रीडम, डेमोक्रेसी क्या है, वॉर, वेलफेयर क्या है, ग्लोबली है। तो ये है 5 कल्चरल फ्लोज, स्केप्स। ठीक है, नेक्स्ट नेम इज पॉल
Gilroy. 1956. गिलरॉय इज अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश कल्चरल थ्योरिस्ट जिन्होंने स्टुअर्ट हॉल के अंडर पढ़ाई की और रीशेप किया पूरा जो कॉन्वर्सेशन है अराउंड रेस। स्टुअर्ट हॉल ने भी रेस की बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी बात की है। इन्होंने भी रेस और नेशनहुड पे बात की। इनका टेक्स्ट है द ब्लैक एस्थेटिक। सबटाइटल लिख लो, मॉडर्निटी एंड डबल कॉन्शियसनेस। मॉडर्निटी एंड डबल कॉन्शियसनेस। तो ब्लैक एंड इटला, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। बोल मैं कुछ रही हूँ, लिख कुछ और दिया। द ब्लैक एटलांटिक कॉन्सेप्ट भी वही है, ब्लैक एटलांटिक। तो ये इन्होंने यूज किया है ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड रूट्स की बात इन्होंने कही है। एंड ही यूजेस दैट टू आर्ग्यू दैट जो ब्लैक कल्चर है इट कैनॉट बी अंडरस्टूड एज प्योरली अफ्रीकन, ब्रिटिश और अमेरिकन। इंस्टेड इट इज अ हाइब्रिड ट्रांसनेशनल कल्चरल फॉर्मेशन हुई है हमारी दैट डायरेक्टली शेप्ड वेस्टर्न मॉडर्निटी। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, राइट राइट। और भी बहुत सारे नाम हैं रिवाइज करने के लिए। तो एंजेला मैक्रॉबी का नाम आप लिख सकते हो, एंजेला मैक्रॉबी। तो उन्होंने चैलेंज किया था जो अर्ली बर्मिंघम स्कूल था, जैसे डिक हेब्डिज को और विलिस को, क्योंकि उन्होंने इन्होंने कहा मैक्रॉबी ने कि तुमने विमेन को तो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया यूथ सब कल्चर्स में। तो इन्होंने वर्क लिखा था फेमिनिज्म एंड यूथ कल्चर, और इनका एक बहुत फेमस ऐसे भी था ऑन जैकी मैगजीन। ठीक है, एंजेला मैक्रॉबी का लिख दूं? वर्क लिखा है इन्होंने फेमिनिज्म एंड यूथ कल्चर। जितनी बार हम लोग आगे 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 बढ़ते जाते हैं, सिलेबस हर बार बढ़ता जाता है, कैन नेवर कंप्लीट इट, देयर इज ऑलवेज समथिंग मोर टू डू। तो ट्रेडिशनल वाला कंप्लीट करें कि आगे बढ़े, क्योंकि बच्चों जो नए नए बच्चे आते हैं उनका बेस नहीं होता है, तो ये सब कैसे समझ में आएगा? इन्होंने एक ऐसे लिखा था ऑन जैकी मैगजीन। तो बेडरूम कल्चर की इन्होंने बात की है। ठीक है, बेडरूम कल्चर। शी नोटेड दैट वाइल मेल सब कल्चर्स जैसे पंक्स हैं या मोड्स हैं, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं पब्लिक स्ट्रीट को, पब्लिक स्ट्रीट स्पेसेस को। जो यंग गर्ल्स हैं दे वो सोशलाइज टू इनहैबिट द प्राइवेट स्पेस। आपने देखा होगा अगर आप कहीं बाहर खेलने जाते हो, कुछ करने जाते हो, लड़कियां बहुत कम दिखाई देती हैं, बिकॉज उनको ऐसे ही ट्रेन किया गया है जो इनहैबिट करना प्राइवेट स्पेसेस को ऑफ द बेडरूम। So here they created their own subcultures revolving around magazines, around music, interpersonal relationships, which male theorists dismissed as passive consumerism. And she's also spoken about post feminism as a backlash. Post feminism की बात, I think it's too early, because not everybody is empowered, right? So she argues that जो contemporary media है वो they use the language of female empowerment to dismantle actual feminist politics, replacing systematic change with individual consumer choices.
है ना. एडवांस्ड मीडिया और पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजी की बात करूं तो एक नाम आता है विच इज मार्शल मैकल्यूहान. 1911 से 1980. ऑल्दो हिस्टोरिकली अ बिट अर्लियर, इनका जो मीडिया थ्योरी था इट फॉर्म्स द एब्सोल्यूट फाउंडेशन फॉर पोस्ट मॉडर्न सिम्युलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कल्चर स्टडीज. ठीक है, तो इनका टेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग मीडिया. सबटाइटल है द एक्सटेंशन ऑफ मैन. द एक्सटेंशन ऑफ मैन. इन्होंने कॉन्सेप्ट इन दिया था द मीडियम इज द मैसेज. मीडियम इज द मैसेज. द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ अ मीडियम. मीडियम क्या है? टेलीविजन है, मीडियम रेडियो है, मैगजीन है. इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है ना मीडियम का, इट एम्बेड्स इटसेल्फ इन हाउ ह्यूमंस परसीव द वर्ल्ड, मेकिंग द एक्चुअल कंटेंट इट कैरीज सेकेंडरी. उसमें जो कंटेंट है टीवी में, मैगजीन में, ये सब सेकेंडरी हो जाता है. जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसमें इट एम्बेड्स इटसेल्फ इन हाउ ह्यूमंस परसीव द वर्ल्ड. और दूसरी बात इन्होंने ग्लोबल विलेज की है. क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है वो डीटेरिटोरियलाइज कर देती है टाइम और स्पेस को, अलाउइंग कम्युनिकेशन टू हैपन इंस्टेंटली और इंस्टेंटेनियसली अक्रॉस द ग्लोब. हम लोग यहाँ बैठ के अमेरिका में बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, अक्रॉस द ग्लोब, श्रिंकिंग द प्लैनेट इनटू अ सिंगुलर हाईली कनेक्टेड कम्युनिटी बन चुका है ये पूरा वर्ल्ड. ग्लोबल विलेज. ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और नाम है, शायद आपने नहीं सुना होगा, बॉमन. जिगमुंट बॉमन, 1925 से 2017. इन्होंने प्रेफर किया था टर्म लिक्विड मॉडर्निटी. लिक्विड मॉडर्निटी ओवर पोस्ट मॉडर्निटी. पोस्ट मॉडर्निटी की जगह ये लिक्विड मॉडर्निटी कहते थे, आर्ग्यूइंग दैट मॉडर्न वर्ल्ड डिडंट स्टॉप, इट जस्ट चेंज्ड फॉर्म. तो इनका टेक्स्ट ही का नाम ही है लिक्विड मॉडर्निटी. 2000 का टेक्स्ट है. क्या है लिक्विड मॉडर्निटी? कैसी कंडीशन जहां पे जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या रिलेशंस हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, शेप चेंज कर रहे हैं अपनी, फास्टर देन द टाइम इट टेक्स टू सॉलिडिफाई देम. So everything becomes transient, flexible, plagued by deep consumers' uncertainty. For example, fast failing relationships is an example. Paul Virilio, 2018. ये एक कल्चरल थ्योरिस्ट थे और एक अर्बनिस्ट भी थे जिन्होंने लिंक किया है पोस्ट मॉडर्निज्म को टेक्नोलॉजी के साथ, स्पीड के साथ, वॉरफेयर के साथ. इनका टेक्स्ट है स्पीड इन पॉलिटिक्स. कॉन्सेप्ट की बात करें, ड्रोमोलॉजी. व्हाट इज दिस? द साइंस और लॉजिक ऑफ स्पीड. तो विरिलो आर्ग्यू करते हैं कि जो सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ है इट इज ड्रिवन इंटायरली बाय द एक्सेलरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है या मिलिट्री स्पीड बढ़ी है वैसे वैसे ही सोसाइटी का भी एवोल्यूशन हुआ. एंड ही फेमसली स्टेटेड दैट जो इन्वेंशन हुआ ना लोकोमोटिव
का, it was also the invention of the rail derailment. मतलब every technology carries its own inherent automated accident. Dromology. ठीक है? Do you want more or you want to stop? Yes, इसीलिए मैं सब कुछ डाल रही हूँ. Global Village also comes in paper 1. Oh, nice. Do you want more names or you want to stop? तो ये एंड में इनका रिवीजन जरूरी है. कुछ भी आ सकता है क्योंकि, और आएगा तो टेक्स्ट से ही आएगा डायरेक्ट, कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएगा. इसलिए इनको एज इट इज भी अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है. ठीक है, ठीक है. आई गिव यू सम मोर नेम्स. अब एल्थ्यूजर का नाम आपको पता ही है, तो ल्यूइस एल्थ्यूजर नहीं लिख रही हूँ. एल्थ्यूजर ने ड्रास्टिकली रीशेप किया था कल्चरल स्टडीज को. आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस इनका टेक्स्ट है. आईएसए वर्सेस आरएसए इनका मेन कॉन्सेप्ट है. आईएसए क्या है? आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस. और आरएसए क्या है? रिप्रेसिव स्टेट एपरेटसेस. ऐसे सिस्टम जो कंट्रोल करते हैं पब्लिक को थ्रू डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस या थ्रेट, जैसे आर्मी, पुलिस, प्रिजन्स, कोर्ट्स. और आईएसए स्कूल्स, चर्चेस, फैमिली, जो आइडियोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं. इंटरपलेशन इनका एक और वो है, इंटरपलेटेड इंडिविजुअल. राइट. फिर ग्रामशी है. ग्रामशी का भी आपको पता है. उनका टेक्स्ट क्या था? सिलेक्शंस फ्रॉम प्रिजन नोटबुक्स. सिलेक्ट, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट. यस, तो ग्रामशी का है प्रिजन नोटबुक ना. हेजेमनी ऑफ कोर्स, कल्चरल हेजेमनी कहते हैं जो रूलिंग क्लास है वो डोमिनेट करती है डाइवर्स सोसाइटी को, नॉट सिंपली थ्रू फोर्स बट मैनिपुलेट करके, है ना. फिर उसके बाद जो नाम आता है वो है स्लावो ज़ाइज़ेक, जैसे भी प्रोनाउंस होता है ये. 1949. तो एक प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर कह सकते हैं इनको हम, जिन्होंने कंबाइन किया है लकानियन साइकोएनालिसिस को विद मार्क्सिस्ट कल्चरल क्रिटिक टू डिसमेंटल हॉलीवुड सिनेमा एंड पॉलिटिकल मीडिया. इनका टेक्स्ट था द सब्लाइम ऑब्जेक्ट, द सब्लाइम ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी. 1989 का टेक्स्ट है. तो आइडियोलॉजिकल फैंटेसी, दिस इज हिज कोर कॉन्सेप्ट. तो ज़ाइज़ेक आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट क्लासिक जो मार्क्सिस्ट डेफिनेशन है ना आइडियोलॉजी की. दे डू नॉट नो इट बट दे आर डूइंग इट, राइट. इंस्टेड ये कहते हैं अंडर पोस्ट मॉडर्निटी वी नो वेरी वेल व्हाट द रियलिटी इज, है ना. फॉर एग्जाम्पल वी नो कंज्यूमरिज्म इज डिस्ट्रक्टिव, yet we continue to act as if we don't know. So this illusion is not in our knowledge, it is our actual behavior. ये इन्होंने कहा था. आइडियोलॉजिकल फैंटेसी. ठीक है. नेक्स्ट नेम इज लॉरा माल्वे. इनको तो आपने एग्जाम में भी देखा होगा, आई होंगी आपके पास. लॉरा माल्वे 1941. डेट्स प्लीज इधर उधर हो जाती हैं कई बार, तो चेक कर लिया करो. तो ये सेंट्रल ब्रिज हैं जो कनेक्ट करती हैं साइको एनालिसिस, फिल्म स्टडीज और फेमिनिस्ट कल्चरल थ्योरी को. इनका मेजर टेक्स्ट है विजुअल प्रेजेंस, विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा. नाइनटीन 1975 का ये टेक्स्ट है. और इनका कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, मेल गेज.
male gaze, right? Mulvey uses Freudian and Lacanian psychoanalysis to show how जो traditional classical हॉलीवुड सिनेमा था या हॉलीवुड सिनेमा का जो स्ट्रक्चर था, उसका जो विजुअल लैंग्वेज था अराउंड अ हेट्रोसेक्सुअल मेल पर्सपेक्टिव, उस पे इन्होंने बात की है. विमेन ऑन स्क्रीन आर ऑब्जेक्टिफाइड एज erotic sites to be looked at, है ना, to be looked at ness, male gaze. And while the camera, positions the audience to identify with the active male protagonist. और कौन है? ईपी टॉमसन, आपको पता है ना, उनका टेक्स्ट था द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास. पहले ऐसे इंसान जिन्होंने एक वर्किंग क्लास की हिस्ट्री को ट्रेस किया है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो. उसके अलावा सिनफील्ड और डॉलेमोर, वो भी इंपॉर्टेंट नाम है. एलन सिनफील्ड एंड जॉनथन डॉलेमोर. पायनियरिंग सब पेयर है ये, जिन्होंने ब्रिटिश कल्चरल मटीरियलिज्म को फॉर्म किया. स्पेसिफिकली एनालाइजिंग रेनेसां लिटरेचर को इन्होंने एनालाइज किया है. इनका टेक्स्ट है पॉलिटिकल शेक्सपियर. पॉलिटिकल शेक्सपियर, सब टाइटल है एसेज इन कल्चरल मटीरियलिज्म 1985 का. और कॉन्सेप्ट की बात करें तो फॉल्ट लाइंस की इन्होंने बात की है. सिनफील्ड यूज्ड दिस टर्म फॉल्ट लाइंस टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस या फिर गैप्स built directly into the dominant ideology of the text. गैप्स मिल जाते हैं. डोमिनेंट आइडियोलॉजी देखोगे अगर आप किसी फिल्म की, किसी टेक्स्ट की, तो आपको मिल जाएंगे. तो इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो लिटरेचर है, इट डजंट जस्ट पैसिवली रीइंफोर्स स्टेट पावर, इट्स टेक्स्ट कंटेन्स स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस, जहां पे हिडन डिसेंट भी होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, सबवर्जन, ब्रेक थ्रू. कभी कभी डोमिनेंट आइडियोलॉजी में भी ब्रेक्स आपको दिखने को मिलेंगे जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होंगे. ग्रीनब्लैट, राइट, जिन्होंने अनडिस्प्यूटेड फाउंडर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, आई एम नॉट राइटिंग, पोएटिक्स ऑफ कल्चर इन्होंने टर्म दिया इसको. और रेनेसां सेल्फ फैशनिंग उनका मेजर वर्क है. एनेक्डोट is one of the concepts. Greenblatt begins his critical essays not with a grand thesis statement, लेकिन एक obscure सा historical footnote से वो start करते हैं, डायरी एंट्री से. odd सा एक कोर्ट केस है, to reconstruct the cultural fabric of an entire era. और फिर subversion और containment, ये दो भी उनके concepts हैं. हेडन वाइट, हेडन वाइट एक क्रूशियल कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है ये, 1928 से 2018, जिन्होंने कंप्लीटली ब्लर कर दिया लाइन बिटवीन थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन. इन्होंने एक वर्क लिखा मेटा हिस्ट्री. मेटा हिस्ट्री, इसका सब टाइटल है, लिख लो आप लोग, The Historical Imagination in the 19th Century Europe. इनका कॉन्सेप्ट है हिस्टोरियोग्राफी एज फिक्शन. हिस्टोरियोग्राफी एज फिक्शन. इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं do not automatically organize themselves into a coherent story. Instead, historians must arrange facts using poetic structures. और उन poetic structures को इन्होंने टर्म दिया था implotment. implotment मतलब अरेंज करना हिस्ट्री को जैसे कि एक रोमांस, ट्रेजेडी, कॉमेडी की तरह. Therefore, written history is fundamentally a literary artifact. That's it. 25 theorists हो गए रिवाइज. इनमें से कोई भी ऐसा हो जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, इसी लेक्चर को एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है. और बाकी और कुछ नहीं करना है अब लास्ट के कुछ दिनों में, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, कोई भी नई चीज नहीं पकड़नी है आपने. एमसीक्यूज करने हैं बहुत सारे,
सारे के सारे पीवाईक्यूज करो और ऐसे कि आपको पता हो कि चारों ऑप्शंस में जो नाम दिए गए हैं वो कौन लोग हैं, वो पता होना चाहिए। और बाकी जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको करो आप, ठीक है? चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई लेट यू नो कब होगी। व्हाट्सएप पे ही बता पाऊंगी क्योंकि टेलीग्राम बंद हो गया है। हाँ, ग्लोबल विलेज ऑल्सो प्लीज गेट इट डन किसके लिए लिखा है? अच्छा, उसके लिए कि हम कर लें और हाँ, ठीक है। ऑल राइट।